8 अप्रैल ये तारीख संसद भवन में धमाके की तारीख है। दो देशभक्तों ने 96 साल पहले आज ही संसद भवन को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ बम विस्फोट कर दहला दिया था और कहा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज वाले विस्फोट की आवश्यकता होती है। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो द अदर साइड। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, यही वो दो अमरवीर क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली, जिसे आज हम अपने पुराने संसद भवन के नाम से जानते हैं, वहां एक लो इंटेंसिटी का बम फेंका था। यह वो वक्त था जब भारत में हुकूमत करने वाली ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां बेहिसाब बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विरोध का एक तरीका महात्मा गांधी का था, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और दूसरा तरीका था भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जो आजादी की आवाज बुलंद कर रहे थे। और इसकी शुरुआत तब हुई जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साइमन कमीशन भारत आया और आजादी के दीवानों ने देश भर में साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की लाठीचार्ज का लाला लाजपत राय शिकार हो गए। लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस घटना ने भगत सिंह को झकझोर दिया। कई आंदोलनों में महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने वाले भगत सिंह ने अपना रास्ता बदल दिया। फिरंगी हुकूमत से लड़ाई का उन्होंने तरीका बदल दिया, हथियार उठा लिया। यह उस दिन की बात है जब 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, जिसे आज हम अपने पुराने संसद भवन के नाम से जानते हैं, वहां पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो चुका था और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। ये दोनों बिल ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति की मिसाल थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत मजदूरों द्वारा की जाने वाली हर तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगाने का प्रावधान था और पब्लिक सेफ्टी बिल के अनुसार ब्रिटिश सरकार को जो भी संदिग्ध लगता वो बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार कर सकती थी। चर्चा चल रही थी। सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल। पब्लिक सेफ्टी बिल पर उनका फैसला आना बाकी था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का प्लान बन चुका था। भगत सिंह का मकसद था सेंट्रल असेंबली में लो इंटेंसिटी का बम विस्फोट करके ब्रिटिश सरकार को यह बताना कि उनके दमनकारी ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल की वजह से क्रांतिकारियों में बेहद असंतोष और नाराजगी है। उनका मकसद फिरंगी सरकार को इस असंतोष और नाराजगी वाली आवाज सुनाने का था। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में सरकार की मीटिंग चल रही थी। बटुकेश्वर दत्त ने प्लान के मुताबिक हॉल में खाली जगह देखकर बम विस्फोट कर दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली से भागे नहीं, वो वहीं खड़े होकर नारे लगा रहे थे और पर्चे फेंक रहे थे। नारा था इंकलाब जिंदाबाद और फेंके जाने वाले पर्चों में एक संदेश लिखा था, इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर, यानी बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज वाले विस्फोट की आवश्यकता होती है। दरअसल भगत सिंह का यह प्लान फ्रांस में हुई एक घटना से इंस्पायर्ड था। फ्रेंच क्रांतिकारी ऑगस्ट वायों से भगत सिंह प्रेरित थे। ऑगस्ट वायों खुद असमानता और पूंजीवादी दमन के विरोधी थे। ऑगस्ट वायों 1892 में फ्रेंच संसद में लो इंटेंसिटी वाला बम फेंका था। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ठीक वैसा ही जैसा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया। जो भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देने में माहिर थे, वो भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि आसानी से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फिरंगी पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी के वक्त भगत सिंह ने पुलिस को अपनी रिवॉल्वर भी सौंप दी। 7 मई 1929 को कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। इसे ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया। भगत सिंह पर फिरंगी हुकूमत ने अनाप शनाप मुकदमे लगा दिए। दरअसल अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पर्चों को भगत सिंह के खिलाफ हथियार बनाया। दरअसल उन पर्चों की लिखाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सैंडर्स की हत्या के लिए हाथ से लिखे गए पोस्टर शहर में चिपकाए गए थे। इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने भगत सिंह पर आईपीसी की धारा 307 लगा दी। धारा 307 का मतलब सैंडर्स की हत्या का प्रयास।
कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। कांग्रेस के आसफ अली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का केस लड़ रहे थे, जबकि भगत सिंह के खिलाफ सरकारी वकील थे राय बहादुर सूर्यनारायण। ट्रायल मजिस्ट्रेट ब्रिटिश जज पी.बी. पूल थे। सरकार ने सार्जेंट टेरी को अपना मुख्य गवाह बनाया था। जिस तरह से सरकारी वकील राय बहादुर सूर्यनारायण ने ब्रिटिश सरकार का पक्ष रखा, तभी भगत सिंह ये जान चुके थे कि ब्रिटिश सरकार उन्हें फंसाना चाह रही है। सरकार की तरफ से मुख्य गवाह सार्जेंट टेरी ने कहा कि सेंट्रल असेंबली में गिरफ्तार किए जाने के समय भगत सिंह के पास एक पिस्तौल मिली थी, जो सही था, क्योंकि भगत सिंह ने खुद ही पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहते हुए पिस्तौल सौंप दी थी। 11 गवाहों ने गवाही दी कि उन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकते देखा था। यानी पूरी तरह से भगत सिंह और दत्त के खिलाफ कोर्ट में कुचक्र रच दिया गया था। अदालत में भगत सिंह से भी जज ने कुछ सवाल पूछे, जिसका वर्णन इंडियन लॉ जर्नल में विस्तार से दिया गया है। जज ने भगत सिंह से पूछा, क्या आप 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में मौजूद थे? भगत सिंह ने जवाब दिया, जहां तक इस मामले का सवाल है, मुझे इस समय बयान देने की कोई जरूरत नहीं लगती। जब मैं बयान दूंगा तब मैं बयान दूंगा। जज ने फिर पूछा, जब आप अदालत में आए तो आपने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, आपका क्या मतलब है? भगत सिंह ने अदालती कार्रवाई के प्रति उदासीनता का रवैया अपना लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अदालत ने सजा देने का मन बना लिया था। अदालत ने इंडियन पीनल कोड की धारा 307 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप तय किए। भगत सिंह और दत्त पर ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए बम फेंकने का आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को सेशन कोर्ट में भेज दिया, जहां जज थे लियोनार्ड मिडिल्टन। सेशन कोर्ट में जून 1929 के पहले सप्ताह में मुकदमा शुरू हुआ। यहां एक झूठा आरोप भगत सिंह पर मढ़ दिया गया, वो ये कि भगत सिंह ने बम फेंकने के बाद सेंट्रल असेंबली में अपनी पिस्तौल से गोलियां चलाई थी। इस झूठे केस में जज लियोनार्ड मिडिल्टन ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को ही विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत दोषी माना और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जज मिडिल्टन जल्दी में लग रहे थे। मामले को तुरंत रफा दफा करने के लिए उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने भगत सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए हैं और भगत सिंह पर सैंडर्स और हेड कांस्टेबल चानन सिंह की हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा दिया गया। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए 600 लोग जुटाए गए, जिनमें भगत सिंह के सहयोगी जयगोपाल और हंसराज वोहरा भी शामिल थे। ये वो लोग थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ देश को आजाद कराने का प्रण लिया था, लेकिन ये ब्रिटिश हुकूमत के हाथों बिक गए या डर गए, यानी अपनों ने ही भगत सिंह को धोखा दे दिया। भगत सिंह को मियांवाली जेल और दत्त को लाहौर की बोस्टल जेल भेज दिया गया। 12 मार्च 1930 को दोनों लोगों को एक ही ट्रेन में अलग अलग बैठाया गया, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद लोगों से बात करने पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को मिलने का मौका दिया गया। यहां भगत सिंह ने एक और प्लान बनाया। भगत सिंह ने दत्त से कहा कि 15 जून से मियांवाली जेल में वो भूख हड़ताल करेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। भगत सिंह के भूख हड़ताल की खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। यह खबर फिरंगी सरकार तक भी पहुंची कि भगत सिंह के अनशन से देश भर में एक लहर उठी है। तब ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस को जल्द से जल्द निपटाने का फैसला किया। तब यह मुकदमा 10 जुलाई 1929 को लाहौर में शुरू हुआ। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट राय साहिब पंडित श्री किशन इस मुकदमे के जज थे। कोर्ट में भगत सिंह और 27 अन्य लोगों पर हत्या, षड्यंत्र और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया। सभी क्रांतिकारियों ने मुकदमे का पूरी तरह से बहिष्कार किया और मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पूरी तरह से उदासीनता का रवैया अपनाया। उन्हें फिरंगियों की अदालत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने भूख हड़ताल की जो तारीख तय की थी, उसी तारीख यानी 15 जून को उन्होंने लाहौर के मियांवाली जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। भगत सिंह की इस भूख हड़ताल ने उस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 15 जून से शुरू हुई भूख हड़ताल 116 दिन चली। जेल समिति ने भूख हड़ताल खत्म करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई।
तब अपने पिता के कहने पर भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल को खत्म किया। 5 अक्टूबर 1929 को 116वें दिन भगत सिंह ने भूख हड़ताल तोड़ दी। भगत सिंह के पहले एक आयरिश क्रांतिकारी के नाम से यह रिकॉर्ड दर्ज था, जिन्होंने 97 दिन तक भूख हड़ताल की थी। कोर्ट ट्रायल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। भगत सिंह की भूख हड़ताल के बाद जेल से बाहर क्रांति की ज्वाला लोगों के मन में दहक उठी थी और यह बात फिरंगी हुकूमत बहुत अच्छी तरह से जानती थी। लिहाजा 1 मई 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस केस की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। लाहौर षड्यंत्र केस को 3 हाईकोर्ट के जजों की ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसमें प्रिवी काउंसिल को छोड़कर किसी भी अपील का कोई अधिकार नहीं था। मामला 5 मई 1930 को पुंछ हाउस में शुरू हुआ। भगत सिंह के साथ लाहौर जेल में कैद राजगुरु ने ट्रिब्यूनल के गठन को चुनौती दी और कहा कि यह गैर कानूनी है। उनके अनुसार वायसराय के पास सामान्य कानूनी प्रक्रिया को छोटा करने का अधिकार नहीं था। भारत सरकार अधिनियम 1915 ने वायसराय को ट्रिब्यूनल के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही स्थिति में किया जा सकता था, अगर वो स्थिति कानून व्यवस्था हाथ से निकलने वाली होती। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बस इरविन जल्द से जल्द लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सजा दिलवाना चाहते थे और वैसा ही किया गया। अदालत में जजों के सामने तरह तरह की झूठी गवाहियां दिलाई गई। कुल 5 सरकारी गवाह थे, जिनमें से जय गोपाल, हंसराज वोहरा और पीएन घोष लंबे समय से भगत सिंह के ऑर्गेनाइजेशन HRSA से जुड़े थे। इन सभी धोखेबाज सरकारी गवाहों को ब्रिटिश सरकार ने केस खत्म होने के बाद धन, जमीन और कई तरह के उपहार दिए। कोर्ट ने इनकी तमाम झूठी कहानियों को स्वीकार कर लिया। यह पूरा केस एक तरफा हो चुका था, जिसने सभी नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ा दी और आखिरकार ट्रिब्यूनल ने 18 आरोपी क्रांतिकारियों में से 15 के खिलाफ आरोप तय कर दिए। बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ मामला वापस ले लिया गया, क्योंकि दत्त को पहले ही असेंबली बम मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी थी। फिर आई वो तारीख जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में सजा सुनाई गई, 7 अक्टूबर 1930। यही थी वो फैसले की तारीख। पहले तो ट्रिब्यूनल का गठन गैरकानूनी, फिर उसी ट्रिब्यूनल ने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही फैसला भी सुना दिया। ट्रिब्यूनल ने 300 पन्नों का फैसला लिखा और इस फैसले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। शुरुआत से ही भगत सिंह ब्रिटिश सरकार की नीयत को समझ चुके थे। भगत सिंह जानते थे कि ब्रिटिश सरकार का मकसद कठोर से कठोर सजा देना है और सजा दी भी गई। भगत सिंह के वकील आसफ अली ने तीनों क्रांतिकारियों से पिटीशन लिखने की जिद की ताकि उन्हें फांसी की सजा से बचाया जा सके, लेकिन भगत सिंह पिटीशन लिखने के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। किसी तरह आसफ अली ने भगत सिंह को पिटीशन लिखने के लिए मना लिया और 20 मार्च को पिटीशन लिखी गई। पिटीशन में बहुत सारी बातें लिखी गई, लेकिन सजा से माफी या सजा कम करने का कोई भी जिक्र कहीं नहीं था। लेकिन एक ऐसी बात लिखी गई जिसे सुनकर आपको गर्व होगा। मैं आपको पिटीशन की आखिरी 3 लाइनें पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वो आखिरी 3 लाइन। हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी सरकार के एक न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमारे विरुद्ध युद्ध जारी रखने का अभियोग है। इस स्थिति में हम युद्ध बंदी हैं। अतः इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि आप हमारे प्रति युद्ध बंदियों जैसा ही व्यवहार करें और हमें फांसी देने के बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की ये बात भी नहीं मानी। कोर्ट से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तारीख 24 मार्च मुकर्रर की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार इतनी जल्दी में थी कि एक दिन पहले ही 23 मार्च की शाम 7 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। तीनों अमरवीरों ने इंकलाब जिंदा का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए शहीद हो गए।
द अदर साइड का आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। किसी और मुद्दे पर द अदर साइड के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।